0.4% से अभी 4% हो गया, यानी 100 आदमी में 4 आदमी अभी कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं। कई जगह हमने देखा है कि 10 तल्ले की बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर वाले को अगर कैंसर हो गया है तो सेकंड वाले को नहीं हुआ, थर्ड वाले को हो गया, फोर्थ वाले को हो गया। तो उस लाइन में एक तरह से जितने भी है ना वो धीरे धीरे सबको हो जाए, और खास करके उसमें तो कैंसर 1000%। वास्तु की बिना पूजा किए जो आदमी गृह प्रवेश करते हैं ना उनको काफ़ी तकलीफ होती है, तरह तरह की बीमारियां या परेशानी होती है, वायु प्रकोप हो जाते हैं, भूत प्रेत की बाधा आ जाती है। तो क्यों कारण उसका क्या है? भगवान रामचंद्र जी किसी भी हालत में अगर जाकर के युद्ध भी करते ना तो उससे जीत नहीं पाते, क्योंकि रावण मरता ही नहीं। रावण का मरने का जो रास्ता खुला वो वास्तु के कारण खुला। नमस्कार, आज के इस एपिसोड में हमारे साथ कोलकाता के फेमस वास्तु एक्सपर्ट कमल जी हैं, जो ग्राउंड एनर्जीज पर काम करते हैं और ग्राउंड एनर्जीज से हुई सारी प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं। नमस्कार कमल जी। नमस्कार सर। आप यहाँ आए उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप कोलकाता के एक जाने माने वास्तु एक्सपर्ट हैं। तो जैसे अभी हमारी ऑफ कैमरा चर्चा हो रही थी तब आप वास्तु की उत्पत्ति के बारे में बता रहे थे, तो एक बार फिर से हमारी ऑडियंस को एक वास्तु की उत्पत्ति के बारे में बताइए कि वो कैसे हुई और कहाँ से आया और किस देवता से ये रिलेटेड है। वास्तु की उत्पत्ति ऐसे तो पूरा संसार भगवान शिव का ही अंश है, भगवान शिव से ही सबकी उत्पत्ति हुई है, किंतु अंधकासुर जो है भगवान शिव का मतलब अंश है। वो अंधकासुर, हाँ जी। और अंधकासुर की बदतमीजी समझिए, बदमाशी समझिए, उसकी वजह से उनके युद्ध हुए थे भगवान शिव के और अंधकासुर के। और अंधकासुर और शिव के युद्ध के अंतर्गत जो है भगवान शिव के पसीने से वास्तु पुरुष की उत्पत्ति हुई। वास्तु पुरुष भी जो है धीरे धीरे अपना शरीर जब बढ़ाने लग गया और पूरे संसार को अपने अंदर जो है समाना चाह रहा था, तो ये सबको पता चल गया। सारे देवता भाग करके ब्रह्मा जी के पास गए, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इसका उपचार करना पड़ेगा, मार तो सकते नहीं है क्योंकि वो शिव का अंश है। तो उन्होंने क्या किया, सब मिल करके उसके औंधे मुंह पटक दिया, सारे देवता लग गए और सारे मिल करके उसको नीचे गिरा दिया धरती के ऊपर में, और पैर और हाथ, पूरा हाथ पीछे से बांध दिया और आराम से उसको नीचे पटक दिया। उसके ऊपर सारे देवता बैठ गए, पूरा वजन दे दिया। उन्होंने कहा मेरी क्या गलती है, मैं तो भगवान शिव का अंश हूँ और आप लोग मुझे इस तरह से धरती पे पटक के रखेंगे तो मेरा तो कोई महत्व ही नहीं रहा, तो शिव का भी कोई महत्व नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आपका महत्व है, था, रहेगा। क्यों? जब धरती के ऊपर भवन निर्माण होगा, जब तक भवन निर्माण नहीं होगा तब तक तो आपका प्रारूप तैयार नहीं होगा। जैसे ही भवन निर्माण होगा उसमें आपके प्रारूप शुरू हो जाएंगे, अर्थात वास्तु के सारे सिस्टम शुरू हो जाएंगे। अगर उसमें कोई कमी रहेगी तो वास्तु दोष लगेगा, धरती के ऊपर आपकी पूजा होगी। तो वास्तु पुरुष की उत्पत्ति इस तरह से हुई। और वास्तु की बिना पूजा किए जो आदमी गृह प्रवेश करते हैं ना उनको काफ़ी तकलीफ होती है, तरह तरह की बीमारियां या परेशानी होती है, वायु प्रकोप हो जाते हैं, भूत प्रेत की बाधा आ जाती है। तो क्यों? कारण उसका क्या है कि जब भी जमीन की नींव पड़ते हैं, मकान बनाते हैं, काफ़ी सारे कीड़े मरते हैं जी। तो हमारे शास्त्र के अनुसार ऐसा है कि कोई भी आदमी मरता है या किसी को कोई मारता है तो उसका हत्या का दोष लग जाता है। जी। तो कीड़े जो मरते हैं उनकी हत्या का दोष लगता है। वैसी स्थिति में उस दोष को सिर्फ एक ही आदमी है जो निवारण कर सकता है, उसका नाम है वास्तु। वास्तु के जाप, मंत्र जाप से, इन सब से उनके दोष खत्म होते हैं, तब सुखपूर्वक जो है आदमी अपने जीवन को जी सकता है। तो सर, सबसे पहले वास्तु का उपयोग कहाँ हुआ था या किसने सबसे पहले वास्तु के हिसाब से घर बनाया था? आपका कहने का मतलब है कि वास्तु की उत्पत्ति के बाद सबसे पहले वास्तु को कहाँ और किसने यूज किया सबसे पहले? जी जी। तो सबसे पहले हम बता दें कि सृष्टि की रचना के अंदर में भगवान विष्णु जो है अपने बैकुंठ लोक में बैठे हुए थे और पार्वती को चिढ़ाने के लिए माता लक्ष्मी जो है बुलाई, निमंत्रण दी, और उसके बाद उन्होंने अपना वैभव दिखाया कि देखो मेरा कितना अच्छा घर है, कितना सुंदर घर है, हीरे जवाहरात सोने लगे लदे पड़े हैं। तो माता देख करके थोड़ा सा तो मन में हुआ, स्त्री को जलन बहुत जल्दी होती है तो भगवान शिव के पास गई। बाल हट, त्रिया हट और राज हट, ये 3 हट बहुत खराब होते हैं। तो माता ने एकदम हट कर लिया कि मुझे बैकुंठ से भी सुंदर, लक्ष्मी के भवन से भी सुंदर मेरा भवन होना चाहिए। भगवान शिव ने बहुत समझाया कि हम लोग सृष्टि के रचयिता हैं और हमारा काम है कि हम, और रह भी सकते कहाँ, तो सिर्फ हिमालय पर्वत पे। हम जहाँ रह रहे हैं कैलाश पे,
उस कैलाश के ऊपर में रह करके हम लोग सुखपूर्वक रह सकते हैं। जी तो पार्वती जी आपने मतलब इतनी ज़्यादा नाराज हुई, इतनी ज़्यादा नाराज हुई कि भगवान शिव को लास्ट में मानना पड़ा। होम मिनिस्ट्री के आगे तो सबको मानना ही पड़ेगा। तो भगवान शिव बोले कि ठीक है, तुम अगर इतना जिद करती हो तो फिर मैं बनवाता हूँ। तो उन्होंने विश्वकर्मा जी को बुलवाया। उस समय के दो आर्किटेक्ट थे, एक विश्वकर्मा, दूसरा मयमतंग। मायासुर नाम था उनका, बाद में मयमतंग भी बोलते हैं। रावण के से वो ससुर थे। अच्छा तो उन्होंने पूरी जगह को जब सर्च किया, मतलब चेक किया कहाँ बनाया जाए, तो लंका ही एक ऐसी जगह मिली कि भगवान शिव के लिए सबसे उत्तम जगह है। लंका में जब निर्माण होने लगा तो भगवान शिव ने स्पेशली उनको कहा था कि जब लंका के आप निर्माण करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि वहाँ पे मृत्युलोक है और जो भी आया है उसको मरना पड़ेगा, तो मेरे गण यहाँ पे मृत्यु को प्राप्त ना करें। तो विश्वकर्मा जी बोले मेरे से तो ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, धन लक्ष्मी ऐश्वर्य वैभव सब कुछ दे सकता हूँ, किंतु मैं प्राणवायु को हरने वाला यमराज है, काल चक्र है, मैं उसको बांध नहीं सकता। भगवान शिव ने कहा ये तो मेरा काम है, कोई बात नहीं, मैं बांध दूंगा। रावण ने नहीं बांधा था, उसको भगवान शिव ने बांधा था। शिव ने उनको बांधा। पहले तो आग्रह किया कि आप इधर रहोगे नहीं, लगोगे नहीं। नवग्रह को भी बोला तो नवग्रह तो मान गए, उनको बैठा दिया गया जबरदस्ती। लेकिन जब काल चक्र नहीं मान रहा था तो उसको बांध करके धरती पे पटक दिया कि तुम लंका में किसी को लगोगे ही नहीं, तो यहाँ किसी की मृत्यु ही नहीं होगी। तो काल चक्र बंद गया, यानी समय स्थिर हो गया। जब पूरा घर तैयार हो गया, ब्रह्मा जी के पड़पोते विश्वेश्वरवा, उनको बुलाया गया गृह प्रवेश के लिए। गृह प्रवेश हुआ तो दक्षिणा दी जाती है ब्राह्मणों को। तो भगवान शिव ने कहा कि आप क्या दक्षिणा चाहिए आप बोलो। लेकिन विश्वेश्वरवा को अनुभव हो गया था कि लंका में जो भी रहेगा या लंका अधिपति रहेगा उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। तो उन्होंने कहा कि भाई पहले आप मुझे वचन दो कि आपसे जो मैं मांगूंगा वो आप मुझे दक्षिणा में दोगे। भगवान शिव ने वचन दे दिया कि ठीक है, आपको मैं वचन देता हूँ, आप जो भी मांगो मैं वह दूंगा। भगवान शिव ने कहा और उन्होंने कहा कि भाई मैंने जो गृह प्रवेश कराया है इसके एवज में मुझे लंका चाहिए, दक्षिणा मेरी यही है, अगर आप दे सकते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं। भगवान वचन दे चुके थे, उन्होंने उनको लंका दे दी। लेकिन पार्वती जी बहुत नाराज हुई, कहा कि तुम्हारे वंश को चलने में बहुत तकलीफ होगी और इसको भोग नहीं पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, कुबेर अमर है, अमृत पिया हुआ मेरा पुत्र है, रहा वो भी शिव का अंश है, तो मुझे किसी भी चीज़ का और आपके श्राप का कोई डर नहीं है। एक मिनट यहाँ टोकना चाहेंगे। जैसे अभी तक हमने जो सुना है वो हमें सुनने में ये आया कि रावण था वो उस समय का सबसे बड़ा ब्राह्मण था। तो जो महादेव जब ये काम कर रहे थे, जब लंका का गृह प्रवेश के लिए पंडित को बुलाया गया था, तब रावण को बुलाया गया था और उसने बदले में मांगा था। आप बता रहे हैं कि जो उनके पिता हैं उन्होंने मांगा था जी। तो इसका कहीं प्रमाण मिलता है कि बिल्कुल शास्त्रों में प्रमाण है, लिखा हुआ है, पूरा प्रमाण है इसका कि जब लंका का निर्माण हुआ था, गृह प्रवेश कराया था, तो किसने कराया था। आप गूगल पे भी सर्च मार सकते हैं और नॉर्मली वेदों के अंदर में भी दिया हुआ है, इसके पूरे एकदम व्याख्यान है। अगर किसी ने भ्रम फैलाया है तो वो गलत फैलाया है। ये कई जगह भ्रम लोगों ने फैला दिया है कि रावण ने ही पूजा कराया था। रावण ने सिर्फ भगवान राम के लिए रामेश्वरम में आकर के पूजा कराई थी, भगवान शिव के लिए गृह प्रवेश नहीं कराया था। उस समय तो उसका जन्म ही नहीं हुआ था। तो विश्वेश्वरवा कुछ दिन तो राजपाट किए, लेकिन उनको वैभव अच्छा नहीं लगा और माता का श्राप भी उनको याद था। तो बोला कि मैं यहाँ रह के करूँगा क्या। तो फिर वो तपस्या के लिए चला गया और कुबेर को अपना सारा राजपाट दे दिया। धीरे धीरे समय बीता। माली शुमाली बोल करके दो राक्षस थे, उनकी पुत्री जो थी देखने में ज़्यादा सुंदर नहीं थी, लेकिन माया से उसको बहुत सुंदर बना करके विश्वेश्वरवा के सामने में खड़ा कर दिया। विश्वेश्वरवा की इच्छाएं जाग गई और पुनर्विवाह करने का मन हो गया। तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, और वो तैयार भी हो गई। उनसे 4 बच्चे हुए, रावण, विभीषण, कुंभकर्ण और शूर्पणखा। तो शूर्पणखा जो है, ये चारों ने देखा कि लंका पे हम लोग राज नहीं कर सकते। जब बड़े हुए ना, उनके समझ में आने लगे। तो एक तो ब्रह्म तत्व था, दूसरा राक्षसी सोच था, क्योंकि अंश दोनों थे। इन लोगों ने तपस्या की खूब बैठ करके, कई तरह के इन्होंने शक्तियां प्राप्त कर ली। धीरे 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 समय बीता।
फिर ब्रह्मा जी की एक उपासना में रावण ने कहा कि मुझे अमरता का वरदान दे दो। बोले मैं अमरता का वरदान नहीं दे सकता हूं क्योंकि मेरे वंश के हो तुम, लेकिन इतना कर सकता हूं कि तुम्हारे नाभि के अंदर में अमृत रहेगा, जब तक वो अमृत रहेगा तब तक तुम मर नहीं सकते हो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन एक वरदान और मांगा कि मुझे देवता ना मार सके, ना राक्षस मार सके, ना पशु मार सके, मनुष्य के बारे में उन्होंने नहीं कहा, क्योंकि उसे घमंड था कि मनुष्य तो वैसे हाँ भी नहीं मनुष्य तो मार ऐसे कमजोर है, हाँ इसलिए उन्होंने ये वरदान स्वीकार कर लिया। सबसे बड़ी बात ये थी कि रावण 14 चौकड़ी राज किया, कई बार उसके मारने के प्रयास भी हुए। जैसे बाली ने 6 महीने रावण को अपनी कांख के नीचे दाबा था, लेकिन लंका का ऐसा सिस्टम था कि उसकी ऑरा ऐसी थी, वहां पे देवताओं को जो स्थापित किया गया था कि जो भी लंका अधिपति रहेगा उसकी मृत्यु नहीं हो सकती, तो उस ऑरा की वजह से उसकी मृत्यु नहीं हुई। दूसरा, नाभि में अमृत था, तो जब नहीं मरा तब जाकर के बाली ने उसको छोड़ा, दोनों की मित्रता हो गई। इस कारण से उसका और अभिमान अहंकार बढ़ता गया। 14 चौकड़ी राज की, काफी सारे। चौकड़ी का अंतर मीन्स क्या है? 14 बार कलयुग सतयुग देखा। अच्छा, ये शास्त्रों में लिखा है, उसके अंदर में 14 चौकड़ी राज की। समय बीता है, सीता से विवाह के लिए जो अग्रसर की वो की आपको शूर्पणखा ने। शूर्पणखा ने क्या किया कि लक्ष्मण से शादी की इच्छा की थी, तो उन्होंने कहा कि मेरी तो पत्नी है, तो इसलिए मैं शादी नहीं कर सकता। उसके पास बार बार जाने की वजह से उन्होंने क्या किया, बाण से उसका नाक काट लिया था। तो स्त्री जो है हमेशा युद्ध का कारण बनती है, तो उन्होंने सीता के बारे में बताया और रावण ने उसकी सीता को हरण किया। जब सीता का हरण हुआ तो 1 वर्ष तक ये लोग लंका के पास में थे, पुल भी बनाए इन्होंने। अब ये सोचने वाली बात है, वास्तु के अंदर में भी ये बात है, वहां की जो एनर्जी थी उस एनर्जी में भगवान रामचंद्र जी किसी भी हालत में अगर जाकर के युद्ध भी करते ना तो उससे जीत नहीं पाते, क्योंकि रावण मरता ही नहीं। रावण का मरने का जो रास्ता खुला वो वास्तु के कारण खुला। हनुमान जी रुद्रावतार थे और भगवान शिव ने ही लंका को बनाया था, तो लंका को कौन जला सकता था? भगवान शिव, और कोई धरती पे ऐसा नहीं था पूरे ब्रह्मांड में जो लंका को विजय हासिल करवा सके। हनुमान जी ने क्या किया, पूरी लंका को जला दी, नवग्रह जो बंधे हुए थे उनको आजाद कर दिया। काल चक्र को भगवान शिव ने बांधा था, उन्होंने उनको भी आजाद कर दिया। काल चक्र चालू हो गया और शनि की ढैया और 7.5 दोनों चालू हो गई रावण के ऊपर। तब उसका समय खराब चला तो सारे सिस्टम उसके उल्टे हो गए, तब जाकर के भगवान रामचंद्र जी उस पर विजय प्राप्त किए। तो वास्तु कहता है कि आप अच्छे तरीके से चलोगे तो मैं तुम्हें ऐश्वर्य दूंगा, वैभव दूंगा, पीढ़ी दर पीढ़ी आप उसका भोग कर सकते हो। अगर वास्तु के अनुसार अगर कुछ भी गड़बड़ी हुई तो तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होगी, गलत जगह कुछ अगर निर्माण होगा तो ये वास्तु का प्रारूप भगवान शिव से ही निकला है। तो सर जैसे पूरे देश का भी वास्तु हो सकता है क्या, जैसे भारत का वास्तु होता है क्या कुछ ऐसा? पूरे विश्व का वास्तु है। अगर धरती के ऊपर आप जाएंगे, सैटेलाइट से देखेंगे तो पूरा विश्व गोल दिखता है ना। वहां से जैसे जैसे नीचे आएंगे पूरा विश्व में धीरे धीरे हम कहाँ आ गए, एक तरह से भारत में आ गए। और भारत में जब आते हैं, भारत कितना बड़ा है, भारत में हम चले गए सीधे कलकत्ता समझिए, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल जब राज्य के अंदर जाएंगे बहुत बड़ा हो गया, वहां पर ऐसे एकदम छोटा है। हम लोग पूरे ब्रह्मांड का ना अनुमात्र छोटा सा है हिस्सा, बहुत बड़ा है गैलेक्सी, पूरा ब्रह्मांड के अंदर में हम लोग छोटा सा हिस्सा है। इतना बड़ा दिखता है पूरे ब्रह्मांड में भारत, ये पूरा विश्व। तो क्या है कि भारत का नक्शा के बारे में जैसे हम बात करें कि भारत का वास्तु, तो भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। भारत का पुराना नक्शा देखेंगे ना तो उसमें काफ़ी सारे देश ऐड हो जाएंगे। श्रीलंका भी भारत का हिस्सा था, बर्मा भी भारत का हिस्सा था, तिब्बत भी भारत का हिस्सा था, आपको पाकिस्तान तो था ही उसके पहले, और वो अफगानिस्तान था, काफ़ी आगे तक जो है भारत का हिस्सा था। तो उस समय में भारत के हिसाब से क्या था कि ये बहुत ही धनाढ्य देश था, कोई कमज़ोर नहीं थे, सब मज़े में रहते थे, स्वस्थ रहते थे। धीरे धीरे इसका नक्शा चेंज होता चला गया।
भारत का हिस्सा कटने लग गया, जब पाकिस्तान, बांग्लादेश, जैसे ही बांग्लादेश कटा, उसके पहले कलकत्ता जो था एशिया का सबसे बड़ा मंडी था। उस समय में चीन के पास में एक बुखार की दवा बनाने का भी फार्मूला नहीं था, इंडिया बना करके उसको दवा देती थी। जैसे ही भारत से बांग्लादेश अलग हुआ तो आप देखिएगा कि भारत के नक्शे में नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा कट गया, और जो थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट बचा हुआ है उसमें आज तक बवाल है। राजनीतिक उथल पुथल जो है वेस्ट बंगाल के अंदर में होता रहता है, इतना है कि खून होते, मर्डर होता है। जब भी इलेक्शन आते हैं ना, हत्याएं खूब होती हैं। उसका रीजन है कि हमारा ये पूरा शरीर है और ये माथा का हिस्सा है, तो सर का हिस्सा उसका जो है कट गया। तो वास्तु का जो सर कटेगा ऑटोमेटिक है कि परेशानियां बढ़ेंगी। तो वहाँ बड़े बड़े जितने भी उद्योगपति थे, बिरला हो गया, और इलाहाबाद बैंक भी वहीं से स्टार्टअप अपना शुरू किया था। काफ़ी सारे, कम से कम मैं कह रहा हूँ 200 कंपनियां वहाँ से स्टार्ट की थी, और सब जो थे धनाढ्य थे और वैभव में रहते थे, किसी के पास कोई कमी नहीं थी। राजस्थान से कोई लोग निकलता था तो कलकत्ता जाना है, बिहार से निकला तो वो कलकत्ता जाना, कहाँ जाना है तो बंगाल जाना। आज के समय में कोई वहाँ जाना नहीं चाहता क्योंकि व्यापार धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ना वहाँ की सरकार ध्यान दे रही है, ना और कुछ। जल जीवन है, पानी अगर आपको लगातार मिलता रहेगा, भोजन ना मिले तो आप 1 महीने तक जीवित रह सकते हैं, 2 महीने भी जीवित रह सकते हैं। अगर पानी ना मिले तो आदमी जीवित नहीं रहेगा। तो उधर जल तत्व है, और वहाँ पे लोग और गलतियाँ क्या कर रहे हैं, तालाब को बंद करके बिल्डिंग खड़ी कर दे रहे हैं। उसके वजह से वहाँ पे लोग ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, कैंसर से भी पीड़ित हो रहे हैं। दूसरा, व्यापार धीरे धीरे खत्म हो रहा है। मैं तो वहाँ के व्यापारियों को भी कहता हूँ, ऐसे पूरे देश के व्यापारियों को कहता हूँ कि आप अपना नॉर्थ का हिस्सा अच्छा रखिए। नॉर्थ ईस्ट को आप अच्छा रखेंगे ना तो आपका व्यापार उन्नति की ओर जाएगा। दूसरा, साउथ ईस्ट, अग्नि तत्व पे कभी भी जल तत्व को नहीं रखना है। तो पूरे भारत के अंदर में इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि भारत के नक्शे में हमको क्या क्या करना है। और भारत के सुधारक जो है ना, बड़े बड़े नेता, मैं नाम नहीं लूँगा, वो सच में सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। आज से पहले अंग्रेज लोग जो है, वायव्य कोण जो है भारत का, जिसको पंजाब बोलते हैं, पंजाब से सारा धन लेके चले गए। जाने का रास्ता ही वही था, तो काफ़ी सारा धन जो है उधर से लेके गए। तो उसको बचा करके रखना पड़ेगा। कई ऐसे हिस्से हैं जिसमें हम लोग भारत को सुधार कर सकते हैं। एक काम मोदी जी ने बहुत अच्छा किया, लौह पुरुष का नाम तो आप जानते ही, जी। सरदार पटेल जी। पटेल जी का इतना बड़ा स्टेचू वेस्ट के अंदर में, इंडिया का जो वेस्ट पड़ता है भारत का, उसमें उन्होंने सब बहुत बड़ा स्टेचू खड़ा कर दिया, जिससे वहाँ पे वेट बढ़ गया। वेट बढ़ने की वजह से थोड़े भारत के अंदर में बिजनेसमैन भी ग्रोथ कर रहे हैं, लोग भी ग्रोथ कर रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में साउथ को भी ठीक करना होगा। मैं आपके मंच के द्वारा बोलना चाहता हूं यहाँ से कि वो अगर चाहें तो हमारी टीम से सहयोग ले सकते हैं। हमारी टीम के अंदर में न्यूक्लियर साइंटिस्ट मन्नन मूर्ति जी, गणेश ताम्रकार जी हैं, मैं हूँ, और 7-8 आदमी और हैं जो पूरे वर्ल्ड पे रिसर्च कर रहे हैं। अगर भारत को बचाना है, भारत को और अच्छा करना है, तो कई स्थानों पे परिवर्तन करना होगा। साउथ को ठीक करना होगा, साउथ वेस्ट को ठीक करना होगा। साउथ वेस्ट तो ठीक हो चुका है, नॉर्थ ईस्ट को भी ठीक करना होगा। आज तक बवाल थमा नहीं है, बंद नहीं हुआ है। नॉर्थ ईस्ट को ठीक करने के लिए मैं लाइव तो नहीं बोल सकता, अगर उनकी टीम या कोई आते हैं तो मैं उनको बता सकता हूँ। काफ़ी सारे सिस्टम हैं जिनको ठीक कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ से अगर बोलूँगा तो राजनीतिक गर्मा गर्मी ज़्यादा हो जाएगी और सुधारने की जगह लोग बिगाड़ देंगे। मैं चाहता हूँ और दिल से चाहता हूँ, क्योंकि भारतीय हूँ, मैं चाहता हूँ कि भारत उन्नति की ओर जाए। ये एक कहानी है पूरे भारत की। जब तक नॉर्थ ईस्ट को ठीक नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। नॉर्थ ईस्ट को ठीक करना जरूरी है, क्योंकि वो दिमाग है। तो सर, जैसे आप एक हेल्थ वास्तु करते हैं, अभी मैं जैसे ऑफ कैमरा चर्चा हो रही तो आपने बताया था कि हम हेल्थ वास्तु करते हैं, घर की एनर्जी देख के बताते हैं कि कौन सी बीमारी है किसी को या फिर होगी और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। हाँ, और वास्तु के अंदर में क्या है कि डॉक्टर मन्नन मूर्ति न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, मेरे द्वितीय गुरु। प्रथम गुरु हैं मेरे गणेश ताम्रकार जी, जो उन्होंने मुझे वास्तु भी सिखाया और ऑरा स्कैनिंग करने का सिस्टम भी सिखाया।
10 साल मैंने उनके नीचे काम किया। वास्तु के प्रोफेसर रहे, इंजीनियर हैं वो, अब रिटायर हो गए हैं। 80 साल करीबन उनकी उम्र हो गई है और आज भी एकदम यंग की तरह काम करते हैं। और न्यूक्लियर साइंटिस्ट मन्नन मूर्ति जो है भू विज्ञान के अंदर में जमीन की बैड एनर्जी को ढूंढते हैं। बीमारियां 2 प्रकार से होती है, एक भोजन की वजह से, अगर गलत तरीके से खान पान करेंगे तो, दूसरा है जमीन की बैड एनर्जी। बैड एनर्जी भी 2 तरह से होती है, एक जमीन की खुद की बैड एनर्जी है, दूसरा वास्तु दोष होने की वजह से समझिए क्रिएट हो जाता है बैड एनर्जी। जैसा आपने देखा होगा कभी कभी आंधी और तूफान चलता है तो गोल गोल राउंड में अलग से बवंडर चालू हो जाता है, उसको प्रेशर मिलता है चारों तरफ से हवा का। उसी तरह से वास्तु के अंदर में भी है कि कोई गलत निर्माण हो गया है तो उसका प्रेशर बनता है, और जब प्रेशर बनता है तो वो बवंडर के जैसा ही काम करता है, तहस नहस कर देता है लोगों की जिंदगी को। उसमें ये भी है कैंसर जैसे पॉइंट भी खड़े हो जाते हैं। तो हम लोग ऑरा स्कैनर से स्कैनिंग करके कई सारी चीज़ों को ढूंढते हैं। जैसे एक एनर्जी है यूवी, अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट क्या है, वो एनर्जी को छोड़ती है तो बॉडी में जब आता है उससे परेशानियां बढ़ती हैं। और दूसरा है जियोपैथिक लाइन, जो जमीन की ही बैड एनर्जी है वो भी जमीन से बैड एनर्जी छोड़ती है। वो क्या करती है, शरीर को मतलब स्ट्रेस देती है, शुगर, हाई बीपी, कई तरह की परेशानियों को बढ़ाता है। तीसरा है शेपिंग, SAPPING। शेपिंग का मतलब जो है आप गूगल में भी देख सकते हैं। शेपिंग क्या करता है, एनर्जी को खींचता है। अगर शेपिंग वाले पॉइंट पे आप सो रहे हो तो उस पे आप अगर सोओगे तो बॉडी से धीरे धीरे एनर्जी खींचना शुरू करेगा। अब कौन सी एनर्जी को खींचेगा, बॉडी के अंदर में 7 चक्रा है, एक मनुष्य के शरीर में 7 चक्रा है। तो 7 चक्रा में खड़ चक्रा के अंदर में क्या होता है कि उनको हम लोग ठीक देखते हैं कि कौन सा डैमेज हुआ है, तो उसमें कलर पूछा जाता है, उसमें कलर देखा जाता है स्कैनर से कि कौन सा कलर है। जैसे हवा दिखती नहीं है तो वो एनर्जी भी दिखती नहीं है लेकिन महसूस होती है। तो बॉडी पेन होता है, कहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसको हम लोग ढूंढते हैं पहले शेपिंग को, फिर उसका कलर ढूंढते हैं कौन सा कलर है। जैसे रेड कलर है तो बैक पेन होगा। जैसे ऑरेंज सेकेंड आता है, ऑरेंज कलर आएगा तो आंतों की समस्या आएगी और यूरिन की समस्या आएगी। तीसरा है येलो कलर, जो लीवर को डैमेज करता है। अगर वहाँ पे शेपिंग येलो वाला है, इसमें 2 तरह का है। अगर येलो शेपिंग आएगा तो निश्चित रूप से घर के बच्चे बिगड़ जाएंगे। अच्छा। और खुद का जो है लीवर डैमेज होने लगेगा। ग्रीन कलर आएगा तो हार्ट से संबंधित समस्याएं आती हैं। ब्लू कलर आएगा तो थ्रोट चक्रा को खराब करता है। और फिर एक स्काई ब्लू आएगा तो आपको धीरे धीरे जैसे ये थर्ड चक्रा को खराब करता है, थर्ड आई को खराब करता है। वायलेट कलर आता है तो ब्रेन को खराब करता है, जैसे कि उसको पैरालिसिस मार सकता है अगर उस स्थान पे सोते हैं तो ये जमीन की बैड एनर्जी है। तो पहले आप ऑरा स्कैनर लेते हैं, उससे एक जियोपैथिक लाइन निकालते हैं और शेपिंग पॉइंट देखते हैं कि कहाँ पर है जी। अगर कोई इंसान उस जगह पे सो रहा है तो उसको कोई ना कोई बीमारी होगी। और ये कलर कैसे पता लगाते हैं आप, ऑरा स्कैनर में दिखाता है? उसमें सैंपल होते हैं, उसके सैंपल से उसको खोज करके ढूंढ करके निकालते हैं, तो जो कलर का होगा उसी का सैंपल उसमें काम करेगा, दिखाता है कि यह है। तो ये पूरा मशीन के थ्रू हो जाता है? अब क्या है कि कई लोग सवाल कर देते हैं मशीन के ऊपर में कि मिथ्या बात है, मशीन ठीक नहीं है, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं उनको कहूँगा कि जाके वो क्लास करें अच्छे से, किसी की बुराई करने से पहले उसकी सच्चाई को जानें। इंडिया के अंदर में कुछ वास्तुकारक ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि जियोपैथिक भारत में है ही नहीं, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में है। पहले तो जियोपैथिक के बारे में जान लें कि जियोपैथिक है क्या। एक तो भूकंप का जो एरिया आता है वो भी जियोपैथिक में आता है, जो धरती हिलने का जो पॉइंट आता है, कभी कभी कहीं दिल्ली में कहीं और कहीं आता है, तो वो भूकंप का जो एरिया आता है दीवार फाड़ देता है, फट जाता है अपने आप। आप देख रहे हैं कि नया मकान बना, दीवार फट गई है। दूसरा आता है ये वाटर लाइन है, धरती के ऊपर बहने वाली नदी और धरती के नीचे बहने वाली नदी, ये वाटर लाइन है। वाटर लाइन का क्या है कि जब अच्छा पानी जाएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जैसे नाले भी जा रहे हैं हमारे, देख रहे होंगे शहरों के अंदर में बगल बगल से नाले बनते हैं, उसी तरह से धरती के अंदर से छोटे छोटे नाले भी हैं पानी के। वो वाटर लाइन पे अगर सोने से आपको स्ट्रेस हो गई है और बीमारी भी होगी। पूरे वर्ल्ड में जियोपैथिक स्ट्रेस का प्रभाव है।
अगर कोई बोलता है कि नहीं है तो वो पहले साइंटिस्ट के पास जाएं, उनको समझें, उनको बताएं कि ये चीज़ है या नहीं है। उनसे समझेंगे तभी तो आप जानेंगे। एक वास्तुकारक नहीं जान सकता है कि भूविज्ञान का सिस्टम क्या है। वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, अभी रिटायर हो गए हैं मूर्ति सर। उन्होंने नासा में भी काम किया, इंडिया में भी काम किया, जर्मनी में भी काम किया, और 25 से 30 सालों के अंदर में उन्होंने 2 लाख स्टूडेंट भी तैयार कर दिया। इनके ऊपर में काफ़ी सारे रिसर्च हो रहे हैं। यहाँ तक कि 2017 में मोदी जी ने भी ऑरा पे अपना भाषण दिया था। साइंटिस्टों को बैठा करके उन्होंने कहा था कि आने वाला समय में ऐसा सिस्टम आ रहा है कि ऑरा के द्वारा आपकी बीमारी बॉडी की पता चल जाएगा, और 20 साल के बाद कौन सी बीमारी होगी वो भी पता चल जाएगा। पता चलता है, और उसका बचाव आप पहले से तैयारी कर सकते हैं। ऑरा का सिस्टम ऐसा है सर। तो सर जैसे आपने जियोपैथिक लाइन और शेपिंग बताया, तो इसको क्या हम अपने आप से फील कर सकते हैं घर पे? अगर कोई मशीन नहीं है हमारे पास, या कोई हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम वास्तु एक्सपर्ट को बुलाएं और फिर वो चेक जी। करे, तो खुद से हम फील कर सकते हैं? बिल्कुल पता फील लगा कर सकते सकते हैं, पता कर सकते हैं। दीवालों को अच्छे से देखना होगा चारों तरफ। हैं? कहीं अगर दीवार फटा हुआ तो नहीं है। जी। फटा हुआ है तो निश्चित रूप से वहाँ पे जियोपैथिक लाइन है। क्रेक आ गया है, जमीन में क्रेक आ गया है तो जियोपैथिक लाइन है। अगर उस पे सोने से, जैसे जिस पलंग पे आप सो रहे हो और अचानक से कमर में, पीठ में दर्द बढ़ता जा रहा है, हम्म, जवान है और आप पता कर रहे हैं कि भाई उसके शरीर में तो दर्द रहता है, एनी टाइम दर्द रहता है, तो जियोपैथिक लाइन है। शेपिंग पॉइंट भी हो सकता है। तो उसके लिए काफ़ी सारे प्रोडक्ट में हैं, बाजार में भी हैं, नॉर्मल मूर्ति सर के पास में भी हैं, कि 2 पीस ही रख देने से आपका काम हो जाएगा। क्या रखने से? जियोपैथिक स्ट्रेस को ब्लॉक करने के लिए। और बाजार में तो ऐसे नकली बहुत सारे बिक रहे हैं, लेकिन वो जियोपैथिक जो ओरिजिनल है वो ऑथेंटिक जहाँ पे है वहीं से मंगाना चाहिए। नहीं नहीं, आपने क्या बोला कि 2 पीसी रखने से क्या होता है? सॉरी, वो जियोपैथिक रॉड आता है अच्छा। पीतल का, मैंने आपको दिखाया भी था। जी जी। तो इसमें क्या है, कई आदमी कांच भर के भी बेच दे रहे हैं। तो जो आपने अभी हमें दिया ये जियोपैथिक रॉड है? हाँ, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। शेपिंग को ब्लॉक करने की ताकत है इसके अंदर में, और भी कई सारी चीज़ें हैं। तो इसमें साइंटिफिक तरीके से केमिकल वगैरह काफ़ी जो है डाले जाते हैं। इसका लाइफ टाइम है, 100 साल तक इसकी एनर्जी ख़त्म नहीं होगी, इतना पावरफुल है ये। तो कहीं पे भी रख देंगे। ऑल पर्पस रोड का मतलब हो गया कि ऑल तरह के काम होंगे। शेपिंग पे भी होगा, जियोपैथिक पे भी होगा, अल्ट्रावायलेट पे भी होगा। ये कम से कम जो है 100 फुट के अंदर का जो भी एनर्जी है बैड, उसको ब्लॉक कर देगा। अगर ज़मीन में हड्डी है तो उसको भी ब्लॉक कर देगा। शैल्य दोष लगता है, और मैं आपको एक वीडियो भेज दूंगा। मैं एक बिहार में जांच करके आया था ओरा स्कैनर से, और वहाँ पे मैंने बताया था कि ज़मीन के अंदर हड्डी है। उन्होंने 6 महीने के बाद खुदाई की थी, जब मकान बनाने लग गए तब, और काफ़ी सारा हड्डी निकला, लगभग इतनी इतनी हड्डी निकली। मैं उसका वीडियो भेजूंगा, आप चाहो तो इसमें भी डाल सकते हो। वो पूरा ऐसा का ऐसा ही है कि एकदम पूरे काफ़ी सारे जानवरों के थे। तो जहाँ हड्डी होगी ज़मीन में, अगर उस पर मकान बनता है तो बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं, हेल्थ और वेल्थ दोनों के लिए। जैसे काफ़ी सारे घर होते हैं जो नए नए बनते हैं, जिनको जल्दी जल्दी बना दिया जाता है, तो उनको जनरली क्रैक आ जाते हैं। हर जगह पूरे घर में क्रैक आ ही जाते हैं। तो ये तो मतलब इस कारण से हो सकता है ना, कि जैसे नमी सही से नहीं ले पाई, और या फिर दीवारों में नमी रह गई तो उस वजह से आ जाते हैं, या फिर ये जियोपैथिक लाइन से भी रिलेशन है इसका? कई बार तो क्या होता है ना कि मसाला गलत लग जाने की वजह से, या सिंचाई अच्छे से नहीं होने से, तो उसमें भी आ जाता है। लेकिन जियोपैथिक लाइन से भी दीवारें फट जाती है। तो जैसे आपने अभी हमारी ऑफ कैमरा चर्चा हो रही, तो आपने बताया था कि कैंसर जैसी बीमारियां भी इसी कारण से होती हैं। जी। तो उसमें आप कैसे हेल्प करते हैं और कैसे ठीक करते हैं फिर लोगों की? उसके लिए काफ़ी सालों से देखिए रिसर्च चल रहा था, और मूर्ति सर ने काफ़ी मुझे सिखाया भी है। 3.5 साल का मैंने कोर्स किया था। कई लोग कोर्स नहीं करते हैं, 5 दिन का कोर्स करके आ गए और आप फ्री हो गए। उनका अलग अलग टाइम पे कोर्स होता रहता है, वो करना चाहिए। अगर कोई नहीं सीख पा रहा है, नहीं जान पा रहा है, तो मेरे पास भी आकर के सीख सकता है। उसमें क्या होता है कि ज़मीन से वो एनर्जी सीधी निकलती है, सीधा इधर उधर भागती नहीं है। अगर वो बेड पे आ रहा है तो आदमी अगर उस पर सोएगा तो उसके बॉडी में कैंसर एक्टिवेट ऐसे नहीं होता है। वो बॉडी के अंदर से, शरीर के अंदर से विटामिन को ख़त्म करना शुरू करता है। ओके। इसमें शेपिंग का भी बहुत बड़ा रोल है, और यूवी का भी। ये तीनों अगर आसपास में है तो कैंसर बहुत तेज़ी से होता है। सबसे पहले वो विटामिन B17 को ख़त्म करता है, और विटामिन B को,
और विटामिन की कमी होने से ही कैंसर के सेल जो है एक्टिवेट हो जाते हैं और धीरे धीरे वो फैलने लगता है। उसमें उसका बचाव करके औषधि लेनी पड़ेगी। देखिए हम लोग जो रेमेडी करते हैं उसमें जो उनकी औषधि चल रही है, दवा चल रही है, वो उनको लगातार करना पड़ेगा। दोबारा नहीं होगा। अगर हम लोग रेमेडी करके आ जाते हैं वो दोबारा नहीं होगा। उसके सारे सामान हैं और वो हम लोग सब उसको स्टोर करते हैं, ज़मीन काट करके अंदर में डालते हैं, उस पॉइंट को ढूंढते हैं, पूरा ढूंढ करके उसको बंद कर देते हैं। तो जैसे आप जो बता रहे हैं कि पहले जो सेपिंग पॉइंट होगा उससे ये B17 विटामिन B17 पहले खींचेगा, फिर दूसरी विटामिन। नहीं, तो ये सेपिंग से तो बॉडी के चक्रास को खराब करता है और कैंसर सेल एक्टिवेट पॉइंट अलग होता है। अच्छा, वो अलग होते हैं जी। तो ये क्या साइंटिफिकली प्रूवन है सारी चीजें जो आप बता रहे हैं? हाँ, प्रूफ है। इसका सारा मिल जाएगा अगर ऑनलाइन सर्च करेंगे सब चीज़ों के बारे में? मिल भी सकता है, नहीं भी मिले। नहीं मिलने का कई कारण हो सकता है, क्योंकि कई बार साइंटिस्ट लोग जो रिसर्च कर रहे हैं वो स्टूडेंट को ही सिखाते हैं। और विटामिन B17, विटामिन बी के बारे में अगर आप सर्च मारोगे तो वो एकदम क्लियर हो जाएगा आपको गूगल पे कि इनकी कमी होने की वजह से ही कैंसर सेल एक्टिवेट होते हैं। तो किस टाइप के कैंसर हो सकते हैं इससे? इसमें सेपिंग के ऊपर है, जैसा जैसा कलर मिलेगा तो उसी भाग में उसके कैंसर मिलते हैं। कई बार ब्लू मिल जाता है तो माउथ कैंसर मिलता है, ब्लू कलर मिल गया तो। अगर वायलेट कलर मिलता है तो आदमी के ब्रेन में भी कैंसर मिल जाता है, जिसको हम लोग देखते हैं। और एकदम कई जगह हमने देखा है कि 10 तल्ले की बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर वाले को अगर कैंसर हो गया है तो सेकंड वाले को नहीं हुआ, थर्ड वाले को हो गया, फोर्थ वाले को हो गया। तो उस लाइन में एक तरह से जितने भी है ना वो धीरे धीरे सबको हो जाएगा। और ख़ास करके तालाब के ऊपर में, बंगाल में तो तालाब पे भी जो है ना डाल करके बना देते हैं बिल्डिंग बंद करके, उसमें तो कैंसर 1000% होंगे। अच्छा, तो इसका हमें रेमेडी कराना चाहिए हर घर को। जब भी कोई घर बनाए तो पहले ऑरा स्कैनर से पहले ग्राउंड की एनर्जी चेक कराए, ताकि अगर वहाँ पे कोई भी नेगेटिव एनर्जी है तो वो पता लगाया जा सके। जी बिल्कुल करना चाहिए। यूरोपियन कंट्री के अंदर में ऐसा ही सिस्टम है, जर्मनी वगैरह में कई जगह ऐसे हैं कि यूरोपियन कंट्री के अंदर में सिस्टम ही कर दिया है कि अगर आप मकान बनाएंगे तो गवर्नमेंट के लोग आकर के पूरा स्कैन करेंगे ज़मीन में घर बनाने के लायक है या नहीं। अगर बीमारियों की ज़मीन है तो उस पर घर बनाने जल्दी नहीं देते हैं, क्योंकि सबसे पहले जर्मनी के अंदर में ही 47 के आसपास में, उसके पहले कैंसर का पीड़ित एक गांव ही मिल गया था। 70% लोग वहाँ पे अलग अलग कैंसर से पीड़ित थे। तब उन्होंने क्या किया था, एल डाउजिंग बनाया था। उसमें मशीनें नहीं थी, तांबे के रोड को, तांबे में सेंसर होता है, उसमें कोई भी आपको मतलब बिजली के कनेक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तांबे का रोड बना करके उन्होंने उससे चेक करना शुरू किया, तो वहाँ से जियोपैथिक लाइन उनको मिलना शुरू हुआ। ये शायद 39 की बात है, प्रॉपर मुझे याद नहीं साल का। वहाँ से उन्होंने ढूंढना शुरू किया तो पता चला कि इंडिया में तो कैंसर है ही नहीं। लाखों लाखों लोगों में कैंसर था ही नहीं। मतलब चेक किया तो भाई एक परसेंटेज निकालते हैं ना, तो 47 के बाद 0.4% था, 0.4%। उसका रीजन था कि गांव के अंदर का जो घर बनाने का कॉन्सेप्ट था, वो घर का आंगन खुला रहता था, गोबर से लेपते थे पूरा घर, यहाँ तक कि चूल्हे को भी गोबर से लेपते थे। जी। उसके वजह से गोबर में एक ऐसी एनर्जी है कि जमीन की बैड एनर्जी को 15 दिन निकलने नहीं देता था। और पहले के लोग क्या करते थे, हर संडे को, यानी 15 दिन पूरा भी नहीं होने देते थे, हर संडे को पूरे घर को गोबर से लेपते थे। तो जो उसके वजह से कोई बीमार भी नहीं होता था। दूसरा, घर का बाथरूम घर से बाहर होता था, अभी घर के नहीं, कमरे के अंदर है। तो सारी चीज़ें चेंज हो गई धीरे धीरे। अभी कैंसर के 4 पॉइंट जो है अभी 4 पॉइंट हो गया, 0.4 से 4% तक बढ़ गया कैंसर का। 0.4% से अभी 4% हो गया, यानी 100 आदमी में 4 आदमी अभी कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं। ओके सर, तो जैसे किसी को मान लीजिए पता नहीं कैंसर किस वजह से हो रहा है, या फिर हो सकता है उसको है ये ज़मीन की एनर्जी की वजह से कैंसर हो रहा हो, तो इसकी कोई वो रेमेडी कर सकता है खुद से? अगर देखिए, अगर पैसा नहीं है किसी के पास में, तकलीफें बढ़ जाती है। जब कैंसर होता है तो आर्थिक रूप से परेशान हो जाता है जी। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो सोने का जगह बदलना चाहिए, एकदम तुरंत चेंज कर लेना चाहिए, वहाँ पे सोना भी नहीं चाहिए। दूसरा, प्राकृतिक रूप से कैंसर को ठीक करने का ज़्यादा कोशिश करना चाहिए, क्योंकि 100 आदमी पे कैंसर से पीड़ित लोगों के ऊपर में मेडिकल साइंस के हिसाब से ये लोग करते हैं बीमारियों को ठीक करने के लिए, तो जो दवा देते हैं वो सांप का जहर होता है एक तरह से। जी।
तो 100 में से आप ये समझ लीजिए कि 85% लोग मर जाते हैं। अब तो रेट बढ़ रहा है ना इसका, हाँ, सही हो रहा है, मतलब सही होने का रेट बढ़ रहा है। लेकिन ये मरने का रेशियो ज़्यादा है। आयुर्वेद में क्या है कि मरने की रेशियो कम है, बचने की रेशियो ज़्यादा है। ये मैंने खुद प्रमाण में देखा है कि मेरे फूफा जी 74 ईयर्स के थे, उस समय मैं बहुत छोटा था। उनको लीवर कैंसर हो गया था। मुंबई में ले जा करके उनको दिखाया गया, तो मुंबई में टाटा वालों ने एकदम मना कर दिया कि 6 महीने का मेहमान है, आप इनको ले जाओ, सेवा करो। उन्होंने क्या किया कि आयुर्वेद में घुसने का सोचा और विचार किया और बनारस चले गए। बनारस के अंदर में DS कैंसर रिसर्च सेंटर है। उन लोगों ने क्या किया, इनको जब दवा दी तो उसके साथ में गोमूत्र ऐड कर दिया कि आपको गोमूत्र पीना पड़ेगा। 6 महीने के अंदर में कैंसर नॉर्मल हो गया, यानी खत्म हो गया, जड़ से ही खत्म हो गया। 20 साल जिए वो। मतलब टाटा वालों ने मना कर दिया, लेकिन उन्होंने मतलब एलोपैथिक दवाई भी दी, लेकिन गौमूत्र भी दिया। हाँ, नहीं, आयुर्वेदिक दवाई दी। अच्छा, आयुर्वेदिक बम्बई वालों ने तो मना कर दिया, एलोपैथिक तो मना ही कर दिया था। आयुर्वेद से वो ठीक हुए और 20 साल जिए, 94 ईयर्स के होके मरे। लेकिन जब तक वो जिए तब तक वो गौमूत्र का सेवन करते रहे। तो गौमूत्र में तो बहुत ताकत है, लोग जानते नहीं है। जी जी। लीवर ठीक करता है, कैंसर ठीक करता है, बहुत सारी बीमारियां ठीक करता है। और वास्तु के हिसाब से कोई रेमेडी कर पाए कि कुछ? वास्तु के हिसाब से वास्तुकारक कोई अच्छा है उसको बुला करके पहले घर चेक कराना चाहिए। कहीं पे जैसे टॉयलेट की जगह किचन और किचन की जगह टॉयलेट तो नहीं हो गया है, तो इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। साउथ वेस्ट में भी अगर टॉयलेट हो जाता है तो घर की लेडीज को कैंसर होने के हाई चांस है। नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट है तो शुगर, BP, कैंसर सारे होने के चांस रहते हैं। तो इन सब चीज़ों का वास्तु के अंदर में ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब क्या है कि कई आदमी बोलते कि हम उसको एक्सचेंज नहीं कर सकते, तो कुछ रेमेडी हम लोग तैयार किए हैं। उसमें हम लोग एनर्जी को शिफ्ट कर देते हैं, उसको शिफ्टर बोलते हैं। एनर्जी शिफ्टर है कि अगर नॉर्थ में टॉयलेट है तो नॉर्थ की एनर्जी को पहले, बैड एनर्जी को ब्लॉक करते हैं, फिर उसको पॉजिटिव करते हैं और उस एनर्जी को नॉर्थ वेस्ट की तरफ डाइवर्ट कर देते हैं। पहले के समय में ब्लूटूथ कौन जानता था, कितनी बड़ी फाइल जो है जा सकती है। कौन जान सकता था कि माइक को है, छोटे छोटे माइक यूज कर सकते हैं जी। उसी तरह से उसकी एनर्जी को शिफ्ट कर दिया जाता है, जैसे गूगल को यूज करते हैं। ऑरा स्कैनर पे कई आदमी बात बोल देते हैं कि ऑरा स्कैनर ही फेक है, तो भाई आज से पहले मोबाइल को भी आप फेक बोल दो ना। मोबाइल में भी तो वही सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर है, और उसके जो यूज करते हैं हम लोग, है गूगल कॉलिंग अब है, अब को कॉल लग जा रहा है, ऐसा क्या है उसके अंदर में? तो उसके अंदर में भी कुछ है, साइंटिस्ट ने बनाया है, और साइंटिस्ट के ऊपर उंगली उठाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। वास्तुकारक को तो उठाना ही नहीं चाहिए, अपने काम पे ध्यान देना चाहिए और उसको सीखना चाहिए। सीखेंगे तभी तो काम कर पाएंगे सर। जी जी। सीखना चाहते नहीं है, 5 दिन में ही एक्सपर्ट बनना चाहते हैं ऑरा स्कैनर के, संभव ही नहीं है। 3.5 साल लगा मुझे, 10 साल जिनके नीचे काम किया वो भी मुझे सिखाए, और स्पेशली जो है मूर्ति सर के पास भी 3.5 साल रहा, लगातार रहा। अब लोग जानते नहीं है करना क्या है, खर्चा ही नहीं करना चाहते हैं। 2 दिन में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, 6 दिन के बाद जो है यूट्यूब पे आ जाते हैं, कहते हैं कि मैं तो बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी पॉडकास्ट में आने के लिए। और आपने आज जो चीज़ें बताई वो पहली बार हम जान रहे हैं, और हमारी ऑडियंस भी लगता है पहली बार ही जान रही होगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत जनरली लोग बताते नहीं हैं। वास्तु पर तो काफ़ी चर्चा होती है, लेकिन हेल्थ वास्तु पर कभी कोई चर्चा नहीं करता। जी, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। जी धन्यवाद, नमस्कार। जी नमस्कार।